जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 6 मई 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा आनंद आर.के. और सुपर्णा शर्मा को। तो इन दोनों पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। तो आनंद आर.के. और सुपर्णा शर्मा को पुलित्जर पुरस्कार 2026 जो प्रदान किया गया है, यह किस श्रेणी में प्रदान किया गया है? तो इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री श्रेणी में प्रदान किया गया है। हालांकि आपको यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि इस श्रेणी में आनंद आर.के. और सुपर्णा शर्मा के अलावा एक और पत्रकार हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। तो उनका नाम है नताली ओबिको पियर्सन। ठीक है, तो इन तीनों को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, इन्हें किस लिए सम्मानित किया गया है? तो डिजिटल निगरानी और साइबर धोखाधड़ी पर जो इनके द्वारा रिपोर्टिंग की गई है उसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। आनंद आर.के., सुपर्णा शर्मा और नताली ओबिको पियर्सन की एक रिपोर्ट थी जिसका नाम था ट्रैप्ड। तो इसने वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध के खतरे को उजागर किया है। इसी के लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। अब पुलित्जर पुरस्कार 2026 जो है वो 23 श्रेणियों में प्रदान किया गया है। अब 23 श्रेणियां तो आपको याद रखनी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं। जैसे सार्वजनिक सेवा में दिया गया है द वाशिंगटन पोस्ट को, खोजी रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स को, ड्रामा के लिए लिबरेशन को दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए अनिरुद्ध घोषाल को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक हैं जोसेफ पुलित्जर। 1917 में इसकी स्थापना की गई थी और ये पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब ये पुरस्कार पत्रकारिता, समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन साहित्य और संगीत रचना के लिए प्रदान किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के लिए दिया जाता है। 23 श्रेणियों में ये दिया जाता है। इसके अंतर्गत प्रमाण पत्र और $15,000 की नगद राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का टॉप इंस्टीट्यूशन कौन बना है? आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। तो हाल ही में दोस्तों टाइम्स हायर एजुकेशन या दा के द्वारा एशिया के सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूशन की एक रैंकिंग जारी की गई है। तो उसमें भारत के जो टॉप इंस्टीट्यूशन है उसमें भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु का पहला स्थान है। फिर दूसरे नंबर पर है सविता मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज संस्थान। तीसरे नंबर पर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर। ठीक है, तो ये भारत के टॉप 3 याद रखिएगा। एशिया के टॉप संस्थानों की बात करें तो इसमें सिंघुआ विश्वविद्यालय चाइना पहले और पेकिंग विश्वविद्यालय चाइना दूसरे और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये एशिया के टॉप 3 हैं और ये ऊपर भारत के टॉप 3 हैं। तो इनको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किस इंडियन को नॉमिनेट किया गया है? आंसर हो जाएगा अरुणाचलम मुरुगनाथम को। तो दोस्तों, 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए एक भारतीय नॉमिनेट किए गए हैं जिनका नाम है अरुणाचलम मुरुगनाथम। तो इन्हें पैडमैन के नाम से भी जाना जाता है और इनका संबंध तमिलनाडु से है। तो तमिलनाडु के सामाजिक उद्यमी पैडमैन अरुणाचलम मुरुगनाथम को 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए आधिकारिक रूप से नॉमिनेट किया गया है। तो 2026 में 287 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है जिसमें 208 व्यक्ति और 79 संगठन है और उनमें से एक कौन है? अरुणाचलम मुरुगनाथम। तो अगर हम बात करें मुरुगनाथम की
तो उन्होंने कम लागत वाली मशीन बनाई है जो ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते सैनिटरी पैड तैयार करती है। ठीक है, तो इन्हीं से इंस्पायर होकर के 2018 में एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था पैडमैन, जिसमें अभिनय किसने किया है? अक्षय कुमार ने। नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें तो जो 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें से एक नोबेल शांति पुरस्कार होता है और ये शांति के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है। 1901 से इसकी शुरुआत हुई थी अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार। यह पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा प्रदान किया जाता है और 1901 में ये पहली बार प्रदान किया गया था हेनरी ड्यूनान और फ्रेडरिक पासी को। नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले इंडियंस कौन कौन हैं? तो मदर टेरेसा को 1979 में और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। पिछले विजेताओं की बात करें तो 2025 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है ये मारिया कोरिना मचाडो को मिला है जो कि वेनेजुएला की हैं, और 2024 वाला निहोन हिंडाक्यो को मिला था जो कि जापान के थे। ये परमाणु हथियारों के खिलाफ एक संगठन है। दोस्तों 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार निहोन हिंडाक्यो नामक संगठन को मिला था जो कि जापान का संगठन है। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम के प्रेसिडेंट तो लाम ने अपनी भारत यात्रा के दौरान किस मंदिर का दौरा किया है? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाबोधि मंदिर। तो दोस्तों वियतनाम के जो प्रेसिडेंट हैं तो लाम, वो अपनी भारत यात्रा पर आए हैं। 3 दिन की उनकी यात्रा है। तो इस यात्रा के पहले दिन वो बिहार के महाबोधि मंदिर में गए हैं। तो 5 मई 2026 को उनकी यात्रा शुरू हुई है और सबसे पहले वो महाबोधि मंदिर गए हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना की है और पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान भी लगाया था। दोस्तों तोलाम की ये जो यात्रा होगी ये 3 दिन की यात्रा होगी। इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि भारत और वियतनाम के बीच में जो रक्षा संबंध हैं उनको और मजबूत किया जाए और रणनीतिक संबंधों को भी मजबूत किया जाए। दोस्तों तोलाम अभी कुछ समय पहले ही वियतनाम के प्रेसिडेंट बने हैं। महाबोधि मंदिर की बात हुई है तो ये बोधगया बिहार में है और इस मंदिर का महत्व इसलिए भी है कि क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों अगर हम इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो इसका जो प्रथम निर्माण है ये सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ का निर्माण करवाया था। यहाँ पर स्तूप और मंदिर का निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। वर्तमान संरचना की बात करें तो 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में यानी गुप्त काल के दौरान इसका निर्माण किया गया था। 2002 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मोती उत्पादन क्लस्टर कहाँ विकसित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा हजारीबाग झारखंड में। तो दोस्तों भारत का पहला मोती उत्पादन क्लस्टर हजारीबाग झारखंड में विकसित किया जा रहा है और इसको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। इसमें 22 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और इसमें झारखंड सरकार भी सहयोग कर रही है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण युवाओं और किसानों के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाना। ठीक है, तो भारत का पहला मोती उत्पादन क्लस्टर कहाँ विकसित किया जा रहा है? हजारीबाग झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का नया रेलवे जोन कौन बना है? आंसर हो जाएगा साउथ कोस्ट रेलवे। तो साउथ कोस्ट रेलवे अब भारतीय रेलवे का नया रेलवे जोन बनने जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में होगा। तो इसके हेडक्वार्टर को आप जरूर याद रखिएगा। इसका गठन किया जाएगा 1 जून 2026 को। इसका उद्देश्य ये है कि आंध्र प्रदेश के जो तटीय क्षेत्र हैं उसमें रेलवे संचालन को कुशल बनाना। और दोस्तों इसकी विशेषता ये है कि ये भारत का 19वां रेलवे जोन होगा। इसमें डिवीज़न कौन कौन है? तो इसमें विजयवाड़ा, गुंटूर और गुंतकल डिवीज़न जो कि दक्षिण मध्य रेलवे से अलग होकर शामिल होंगे। ठीक है, तो इसमें विजयवाड़ा, गुंटूर और गुंतकल डिवीज़न शामिल होंगे जो कि पहले दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत आते थे।
अगला क्वेश्चन है बायोकॉन लिमिटेड के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका श्रीहास तांबे। तो श्रीहास तांबे जो हैं वो बायोकॉन लिमिटेड के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक बने हैं। तो हाल ही में बायोकॉन लिमिटेड कंपनी में कुछ बदलाव किए गए हैं, तो नए सीईओ और प्रबंध निदेशक श्रीहास तांबे बने हैं और इनकी जो नियुक्ति है वो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुई है। इसके अलावा दोस्तों बायोकॉन लिमिटेड कंपनी की जो संस्थापक हैं किरण मजूमदार शॉ, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा भी की है। तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में क्लेयर मजूमदार को नियुक्त किया है। बायोकॉन लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। किरण मजूमदार शॉ इसकी संस्थापक हैं और यह एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, यानी कि ये दवाई वगैरह बनाने का काम करती है। तो मधुमेह, कैंसर, ऑटो इम्यून बीमारियों के लिए ये दवाएं बनाती है। अगला क्वेश्चन है अग्नि सुरक्षा सप्ताह 2026 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा दोस्तों 4 से 10 मई के बीच में। तो अग्नि सुरक्षा सप्ताह 4 से 10 मई 2026 के बीच में मनाया जाएगा और ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा मनाया जा रहा है। इसकी थीम है सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित अस्पताल और अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज, अग्नि रोकथाम के लिए एकजुट। मई माह के इम्पॉर्टेंट डे देख लेते हैं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, इसे मई दिवस भी बोलते हैं। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, थैलेसीमिया दिवस, 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 28 मई को वीर सावरकर जयंती और 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश को 10 भीष्म क्यूब्स भेंट किए हैं? आंसर हो जाएगा इसका जमैका। तो हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी जमैका देश की यात्रा पर गए हैं। तो वहाँ पर उन्होंने जमैका के जो प्रधानमंत्री हैं एंड्रयू होलनेस, उनको 10 भीष्म क्यूब्स भेंट किए हैं। अब ये भीष्म क्यूब क्या है इसको समझ लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ठीक है, ये इसका नाम है। तो इसे शॉर्ट में भीष्म बोला जाता है और ये आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे हैं। और ये भीष्म क्यूब क्या है? एक पोर्टेबल अस्पताल है, यानी कि एक ऐसा अस्पताल है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, मानवीय संकट आता है या युद्ध जैसी स्थिति आती है, तो ऐसी स्थिति में भीष्म क्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें सारी सुविधाएं होती हैं अस्पताल जैसी। जमैका के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक कैरिबियन देश है। किंगस्टन इसकी राजधानी है। चार्ल्स तृतीय यहाँ के सम्राट हैं और एंड्रयू होलनेस वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पर आप जमैका को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रोथ हब्स इंडेक्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2035 तक दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर कौन बना है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। तो हाल ही में दोस्तों दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर बेंगलुरु बना है और इस रिपोर्ट को रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी सेलविल्स ने जारी किया है और इस रिपोर्ट का नाम है ग्रोथ हब्स इंडेक्स रिपोर्ट 2026। तो इसका उद्देश्य ये है कि 245 वैश्विक शहरों का इसमें मूल्यांकन किया गया है और पहचान की गई है कि कौन कौन से शहर मतलब आर्थिक वृद्धि कर रहे हैं और रियल एस्टेट में निवेश कर रहे हैं और रियल एस्टेट के निवेश के प्रमुख बने हुए हैं। तो इसमें यह पाया गया है कि जो बेंगलुरु है ये 2035 तक दुनिया का सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला शहर है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच और लूशन का कोर्स आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी को जा करके आप ऐप से प्राप्त कर लें। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच अगर आपको ज्वाइन कर लें तो अप्रैल 900 कूपन कोड इसके लिए यूज करना है।
प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक भी मिल जाएंगे, तो ये कॉम्बो पैक आप जरूर ज्वाइन करें। और दोस्तों टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, इनको भी जा करके प्राप्त कर लीजिएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक भी मिल जाएंगी। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में रेलवे जोन के हेडक्वार्टर डिस्कस करेंगे, जैसे उत्तर रेलवे का नई दिल्ली में, उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज में, पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर में, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का गुवाहाटी में, पूर्वी रेलवे का कोलकाता में, दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता में, उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर में, पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर में, दक्षिण रेलवे का चेन्नई में, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद में, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर में, दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली में, पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर में, और पूर्वी तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है। तो ये है रेलवे जोन और उनके हेडक्वार्टर। कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। तो भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से विधानसभा चुनाव किसने जीता है? सुनेत्रा पवार। मायोन ज्वालामुखी किस देश में है जिसमें विस्फोट हुआ है? फिलीपींस। कास 500 सेकेंड सैटेलाइट को कब प्रक्षेपित किया गया है? 3 मई को। मैड्रिड ओपन 2026 में पुरुष एकल किसने जीता है? जेनिक सिनर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं? बीजेपी। अमेरिका ने किस जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया है? हॉर्मुज जलडमरू मध्य। दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट कौन सा है? मिशन दृष्टि। ठीक है। नेपाल ने भारत चाइना के बीच किस दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आपत्ति जताई है? लिपुलेख दर्रा। भारत की पहली मल्टी लैंड फ्री फ्लो बैरियरलेस टोल प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? गुजरात में। सूरत भरूच खंड में NH-48 पर इसकी शुरुआत की गई है। भारत की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका कौन बनी है? सिक्किम बनी है। कल के करंट अफेयर्स में दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जेनिक सिनर किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं, तो वो इटली के हैं। लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। दोस्तों आज आपके लिए क्वेश्चन है, पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और स्टडी करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। ई बुक वाले सेक्शन पर ये सारी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी, तो इनको जा करके प्राप्त कर लें। और दोस्तों आपको बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा, तो आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे। लगभग 4000 से ज़्यादा टेस्ट भी यहाँ पर मिल जाएंगे।